So, welcome to this episode of Onco Talks by Suchitra Cancer Care. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुमार प्रभाष, जो कि हेड हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के टाटा मेमोरियल सेंटर में बॉम्बे में। और डॉक्टर साहब का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है लंग कैंसर को लेके और हेड एंड नेक कैंसर को लेके, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे स्टडीज़ और क्लिनिकल ट्रायल्स भी रन किए हैं। वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आप गैंजेटिक कैंसर कॉन्फ्रेंस में आके हम लोगों को मेंटर कर रहे हैं, सो दैट टुगेदर ऑल ऑफ अस कैन मेक द कैंसर ट्रीटमेंट बेटर इन बिहार। तो जी sir, please if you could briefly introduce yourself. हाय, मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रभाष है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए हेड सॉलिड यूनिट में काम करता हूँ टाटा हॉस्पिटल में। जैसे साहब ने बताया, मेरा इंटरेस्ट लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर में प्राइमरली है, जहाँ की मैं प्राइमरली काम करता हूँ। तो आप कैंसर के स्पेस में कैसे आए? और आपका मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ बिहार से भी आपका कनेक्शन है, तो वो भी थोड़ा आप अपने बारे में बताइए ज़रा। मेरे पेरेंट्स बिहार से हैं। बिहार में एक जगह है, उसका नाम है बेगूसराय जी, जहाँ की मेरे पेरेंट्स हैं। मेरा जन्म भी वहीं हुआ था एंड सब्सिक्वेंटली मेरी जो पढ़ाई लिखाई है इनिशियल वो सारी बिहार में हुई थी, जब कि बिहार और झारखंड एक राज्य था। एंड सब्सिक्वेंटली मेरी बिहार में पढ़ाई के बाद मेरी सब्सिक्वेंट जो पढ़ाई है वो दिल्ली में हुई एंड उसके बाद दिल्ली में पढ़ाई के बाद सब्सिक्वेंटली मेरी पढ़ाई बैंगलोर में थी एंड बैंगलोर के बाद थोड़ा टाइम दिल्ली में था एंड उसके बाद में काफ़ी टाइम से बॉम्बे में हूँ। तो यस, मेरा बिहार से काफ़ी घना रिश्ता है, काफ़ी स्ट्रांग रिश्ता है। अभी भी मेरे रिश्तेदार और मेरा घर यहाँ अभी भी है। और टीएमएच का जो सेंटर खुला है मुजफ्फरपुर में, मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस प्रोजेक्ट में भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा शेयर करेंगे। यस, हमारे इंस्टीट्यूशन में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे हमें डिफरेंट तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं अपार्ट फ्रॉम द रूटीन वर्क जो हम करते हैं। एंड ये हमारे इंस्टीट्यूशन की ये इथोस है कि बियॉन्ड पेशेंट देखने के कुछ और जिम्मेदारियां भी आप निभाते हैं। तो ये एक जिम्मेदारी उसकी मुझे भी दी गई थी कि जो मुजफ्फरपुर सेंटर है वो हमारे टाटा मेमोरियल सेंटर का वो अंग है और उसकी इस्टेब्लिशमेंट में मेरे सहयोग की बात थी कि मैं उसका पार्ट, वहाँ बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, मैं भी वन ऑफ द पर्सन हूँ जो उसमें काम करता हूँ। तो यस, मेरा वहाँ से भी स्ट्रांग रिश्ता है, जहाँ की मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहा हूँ। इनफैक्ट ऑलरेडी वो जगह काफ़ी फंक्शनल है और बाकी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है अभी भी, बट ऑलरेडी वो आज के टाइम में अगर आप वहाँ जाएंगे तो ऑलमोस्ट 100 बेडेड प्लस जो हॉस्पिटल है वो फंक्शनल है, पेशेंट वहाँ ट्रीट किए जा रहे हैं। जी। आज का जो एपिसोड हम थोड़ा लंग कैंसर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप काइंडली बताएं कि लंग कैंसर एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे उसका डायग्नोसिस होता है। लंग कैंसर जो है वो हमारे फेफड़ा बोलते, जो कि जनरली कॉमन टर्म में, लेमन टर्म में लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो उसकी जो कैंसर होती है उस कैंसर को हम लोग लंग कैंसर बोलते हैं। जो लंग कैंसर जो है हमारे देश में वन ऑफ द कॉमन कैंसर है और इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो एसोसिएशन है वो स्मोकिंग से है। और मेजॉरिटी ऑफ द लंग कैंसर दुनिया में वो स्मोकिंग से एसोसिएटेड होती है, जो कि हमारे यहाँ भी सच है।
उसके अलावा और भी इसके कई सारे कारण हैं, बट स्मोकिंग इसका प्रमुख कारण है जी। और आज के डेट में जैसे हमारा एक चैलेंज ये है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है पिछले 10-20 सालों में, तो उससे भी लंग कैंसर के इंसिडेंट्स पे कोई फर्क पड़ता है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पोल्यूशन और लंग कैंसर का कैसा रिश्ता है। जैसा मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द लंग कैंसर वो है स्मोकिंग से होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ लंग कैंसर, एंड खासकर हमारे देश में, विदेशों में ऑलमोस्ट 30% लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है। हमारे यहाँ ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। तो मतलब है कि काफ़ी लोग हैं जो कि जिनमें कि लंग कैंसर होता है और वो स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि माने जाते हैं कि जिसमें कि जिनका कारण, जिनमें लंग कैंसर हो और स्मोकिंग ना हो, एंड वन ऑफ देम इज पैसिव स्मोकिंग, एंड ऑल्सो वन ऑफ देम जो आप बोल रहे हो पोल्यूशन की वजह से है। ये जो पोल्यूशन का जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो डेटा आता है वो चाइना से आता है, एंड खासकर वो इंडोर पोल्यूशन के बारे में है कि इंडोर पोल्यूशन से इंसान की लंग को डैमेज होता है एंड उससे चांसेस ऑफ लंग कैंसर बढ़ता है। क्योंकि वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ चूल्हे पे खाना बनने की रिवाज रही है, खासकर टिल रिसेंटली, वहाँ भी ऐसी रिवाज थी और वहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी है, जहाँ की हमें अपने सरकार को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस पे काफ़ी पहल ली है, जिसकी वजह से घर में चूल्हे बनाने पे जो खासकर लकड़ी पे और जो हम यूज़ करते हैं घर के अंदर, उसकी रिवाज स्लोली कम हो रही है। तो यस, पोल्यूशन की रिलेशन विथ लंग कैंसर है, एंड ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें सोचना चाहिए, जिससे हमें ओवरऑल नुकसान तो होता ही है और लंग कैंसर के भी चांसेस बढ़ते हैं जी। और जैसे आपने बताया कि स्मोकिंग के साथ एक बहुत उसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो अगर स्मोकिंग के साथ है तो फिर तो उस हिसाब से तो इसका डायग्नोसिस ज़्यादा आसान होना चाहिए, ज़्यादा जल्दी पकड़ाना चाहिए। तो क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा होता है या लंग कैंसर भी बाकी कैंसरों की तरह थोड़ा लेट ही पता चलता है? थोड़ा जो आपने बोला वो इन जनरल लगता है सही है कि अगर स्मोकिंग से होता है तो अगर हम स्मोकिंग के लोगों को ट्रैक कर लें तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन वो ट्रैकिंग बहुत ही मुश्किल होता है। एंड उसका कारण क्या है कि आपको लंग कैंसर के क्या लक्षण हो सकते हैं। जो लक्षण होते हैं वो हैं खांसी होना जो कि सॉल्व ना हो, जो कि रिजॉल्व ना हो, जो कि ख़त्म ना हो, खांसी में खून आना, पेशेंट का वजन कम होना, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि इंसान को लंग कैंसर हो। बट प्रॉब्लम यह है कि जो स्मोकिंग है और भी कई सारी चीज़ें करता है जिससे कि सेम चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि लंग का इन्फेक्शन हो जाए, एक चीज़ हम बोलते हैं उसको बोलते हैं COPD हो, उससे भी आपको सिमिलर सिम्टम आते हैं, या फिर इंसान को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। तो कई सारे लंग में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके लक्षण जो सिमिलर होते हैं जो कि लंग कैंसर के होते हैं। इसकी वजह से उसको अर्ली डायग्नोज करना मुश्किल होता है। इनफैक्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए कि लंग कैंसर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एडवांस स्टेज में डायग्नोज होता है। एंड उसका कारण ये कि हमारी जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, इसकी जो स्पेस है वो करीब करीब 6 लीटर की है। इसमें मान लीजिए कोई गांठ आई भी छोटी सी, तो मान लीजिए हमारे सुपरफिशियल कोई गांठ आई तो हम देख पाते हैं, लेकिन लंग के अंदर आई अनलेस वो सिम्टम करे वो ग्रो करता रहेगा और आपको पता नहीं चल पाता। एंड इसकी वजह से दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द लंग कैंसर एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं। और सेम इशू हमारे यहाँ भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द लंग कैंसर हमारे यहाँ एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं। इसलिए इसमें समाज की तरफ से और फिजिशियन के तरफ से काफ़ी प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जितनी जल्दी हो सके लंग कैंसर को पेशेंट को डायग्नोज करें। इनफैक्ट आज के टाइम में सिर्फ 5% लोग जो डायग्नोज होते हैं लंग कैंसर, उनकी सर्जरी हो पाती है। मतलब कि बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है
हम और ज़्यादा पेशेंट्स को हम तो मान लीजिए ये सिम्टम्स आ रहे हैं लंबे समय तक, खांसी या खांसी में खून, तो फिर उसके बाद डायग्नोसिस कैसे होता है, कौन सा टेस्ट होता है क्या? तो पहली जो बात आपने बोली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सिम्टम हो जी तो हमें एज अ सोसाइटी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एज अ मैसेज, प्लीज उसको इग्नोर ना करें, प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, वो इम्पॉर्टेंट है जी। क्योंकि अगर बिना स्क्रीनिंग के प्रोग्राम के वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलमोस्ट से 20 से 25 पेशेंट 100 में से उनकी सर्जरी होती है, और हमारे यहाँ भी अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, अगर हम सिर्फ ध्यान करें कि हमें जब तकलीफ हो हम डॉक्टर के पास जाएं और सही टेस्ट हो पाए, तो ये जो 5% पेशेंट की आज सर्जरी हो रही है, अगर वो बढ़ जाए तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट सर्विस हो जाएगी पेशेंट्स के लिए। और इसके डायग्नोसिस का तरीका है कि अगर खांसी हो रही हो और वो रिजॉल्व नहीं होती हो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, प्लीज आगे सीटी स्कैन करवाइए, प्लीज आगे अपने डॉक्टर को मिलिए और इसके बारे में जरूर वार्तालाप कीजिए कि देखिए जी ये जो मेरी सिम्टम है नहीं जा रही है, आगे हमें इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है। एंड वो सीटी स्कैन है दैट विल हेल्प द डॉक्टर एंड द पेशेंट टू डिसाइड कि हमें आगे नेक्स्ट करना क्या चाहिए, हमें बायोप्सी करनी चाहिए कि नहीं, आगे और टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं। तो प्राइमरी टेस्ट एक सेंस में सीटी स्कैन हो गया, या और उस सीटी स्कैन होने के बाद फिर बायोप्सी? यस, अगर आज के टाइम में मानी जाए तो यस, जो प्राइमरी टेस्ट है वो अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहा हो तो सीटी स्कैन होना यूजफुल रहता है जी। और क्योंकि लंग तो हमारे बॉडी के अंदर है, तो उसमें वो बायोप्सी कैसे करने में चैलेंज आता होगा, वो कैसे करते हैं? अरे ये बायोप्सी जो है टिश्यू निकालने के लिए जरूरी होता है जी, डायग्नोज करने के लिए पेशेंट को कि उनको बीमारी क्या है। एंड जो आपने रेज किया इशू कि ये कितना मुश्किल और आसान होता है, तो ये एक मुश्किल का काम है, ये बात सही है, क्योंकि हम अगर ट्यूमर अंदर है तो हम नॉर्मल टिश्यू के थ्रू जा रहे हैं, हम वहाँ पे जो लंग टिश्यू है उसके थ्रू जा रहे हैं, तो कई बार जो हवा के वहाँ के रिसने की चांसेस होते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होता है। बट मैं सोसाइटी में लोगों को ये रिएश्योर करना चाहूँगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि ये रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है जी। 100 में से 10-12 लोगों को तकलीफें होती हैं, थोड़ी माइल्ड होती है, ज़्यादा नहीं होती हैं, हार्डली किसी पेशेंट को बहुत ही सीवियर होती है तकलीफ। लेकिन अगर वेल ट्रेन्ड लोगों के हाथ में अगर आप कराएंगे ये टेस्ट, तो ये बाय एंड लार्ज सेफ होता है। बिल्कुल उसमें ऐड में जरूर करना चाहूँगा, दुनिया में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इंटरवेंशन नहीं है जो कि 100% सेफ हो, बट बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेफ है। इसलिए जरूरत पड़े तो प्लीज करवाइए, ये आपके लाइफ को सेव करने के लिए इम्पोर्टेंट है जी। और आपने कहा वेल ट्रेन्ड लोगों की बात करी, डॉक्टर्स की, तो आपके अंडरस्टैंडिंग से बिहार में अब और ईस्टर्न यूपी में ये जो थोड़े अंडर रिसोर्स रीजन्स हैं, ऐसे वेल ट्रेन्ड लोग आ गए हैं? तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रिलेटिवली जो ईस्टर्न यूपी एंड बिहार अंडर प्रिविलेज एरिया है, यहाँ हमारे काफ़ी लोग रहते हैं जिनकी रिसोर्सेज की लिमिटेशन है उनकी। बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस एरिया में पिछले सालों में काफ़ी सारे हेल्थ केयर सर्विसेज सरकार की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी, जो कि प्राइवेट प्लेयर की तरफ से भी आई हुई हैं, उसकी एक्सपेंशन काफ़ी अच्छी हुई है। उसके अलावा साथ में सरकार ने काफ़ी रीजनेबल कवरेज भी दी है लोगों को, जिससे कि वो पेशेंट्स का अपना इलाज करवा पाए। तो वो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट तो है। क्या मैं बोलूं कि ये आगे इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? ऐसा तो नहीं होता है। वो तो लाइफ का नियम है कि हम कंटिन्यूसली उसमें इम्प्रूवमेंट करें। तो क्या ऐसे लोग हैं? यस, ऐसे लोग हैं। इनकी जानकारी और ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए, और इनकी जानकारी जैसे आपके पास एम्स है पटना में, एम्स है गोरखपुर में, अभी टाटा हॉस्पिटल वाराणसी में आ गई है, तो बहुत सारे सेंटर हैं जो इस एरिया में आए हुए हैं, जहाँ की लोगों को जाना चाहिए और वहाँ डॉक्टर से इस बारे में बात होनी चाहिए कि हमें आगे कहाँ ये टेस्ट हो सकती है, जो उसको गाइड कर पाए। तो ये पॉसिबल है। आज के टाइम में बहुत लंबा ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पेशेंट चाहता है तो, उसके रिलेटिव चाहते हैं तो एक बार अगर मान लीजिए कि डायग्नोसिस हो गया लंग कैंसर का,
तो फिर आगे क्या, मतलब क्या ट्रीटमेंट होता है? और कैंसर में अक्सर हम लोग स्टेजिंग की बात करते हैं, तो लंग कैंसर में वो क्या होता है? तो लंग कैंसर में जो उसके बाद अगर आपको एक बार दिखता है कि लंग कैंसर है, तो स्टेजिंग के लिए कुछ टेस्ट हैं, मैं नाम गिना रहा हूँ लेकिन उसकी जरूरत नहीं है याद रखने के लिए, ये जस्ट नाम के लिए, स्टेज के लिए है, क्योंकि ये आपके डॉक्टर साहब आपको खुद बताएंगे। तो जैसे टेस्ट का नाम है पेट सीटी स्कैन, MRI ब्रेन के लिए, फिर क्या होता है छाती में लिम्फ नोड होते हैं, उसको स्टेजिंग के लिए नाम है इक्विपमेंट का और टेस्ट का, उसको बोलते हैं ईबस्ट की टेस्टिंग। तो ये सारी टेस्टिंग है जो की जानी चाहिए कि पेशेंट का स्टेज क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट के डिसीजन होती हैं। अगर ये सारी हमने टेस्टिंग कराई और लगा कि पेशेंट को अर्ली स्टेज है, तो अगर हम बोलते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 है तो रिलेटिवली अर्ली स्टेज है, तो इन पेशेंट को देखा जाता है क्या हम ट्यूमर रिमूव करें और उसके आगे ट्रीटमेंट के लिए प्लान करें। अगर वो स्टेज 3 है इन जनरल, तो है कि हम उसको कुछ इंजेक्शंस वगैरह देके उसको फिर उसके बाद सर्जरी के लिए प्लान करें एंड रेडियोथेरेपी के लिए सोचें। कई सारे स्टेज 3 पेशेंट को सिर्फ रेडियोथेरेपी और इंजेक्शन से ही ट्रीट की जाती है। और अगर स्टेज 4 है और ऐसी स्टेज 3 है जिसमें कि रेडियोथेरेपी नहीं हो सकती है, तो इंजेक्शंस या टैबलेट से उनको ट्रीटमेंट देते हैं बेस्ड ऑन टेस्टिंग, बोलते हैं उसको, बोलते हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। अगर ये नाम सुनते हैं तो घबराइए नहीं, इसकी टेस्टिंग होती है, काफ़ी जगहों पे होती है। तो ये टेस्टिंग के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि उनको इंजेक्शंस दी जाए या फिर उनको टैबलेट दी जाए। तो ये तरीका है कि आप किन किन चीज़ों से स्टेजिंग करते हैं और फिर वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इन जनरल स्टेज का मैं इलाबोरेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप इन जनरल समझ सकते हैं कि जो कैंसर है वो सिर्फ लंग में गया, लंग के बाद उसकी बगल में लिम्फ नोड है उसमें गया या उसके बाहर गया। अगर ये ध्यान रखेंगे तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट कि ओवरऑल स्टेजिंग कैसे डिवाइड करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे होता है वो स्टेजिंग के हिसाब से, जैसे आपने बताया, बट प्राइमरली फिर आपके जो प्रैक्टिस रही है उसमें कीमोथेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट ज़्यादा है आज के डेट में? तो जैसे स्टेज 4 के ट्यूमर है अगर हम लेते हैं, तो आज के टाइम में मॉलिक्यूलर टेस्ट बोलते हैं उसको, जेनेटिक टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, NGS, ये वर्ड्स आप सुनेंगे। अगर ये टेस्ट करते हैं तो उसके हिसाब से टैबलेट्स या इंजेक्शंस में डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट। तो टैबलेट कई बार ऐसा होता है जैसा कि आप डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, बराबर आप टैबलेट लेते रहिए और डॉक्टर से हर एक कुछ महीने में मिलते रहिए। अगर वो नेगेटिव आती है तो उसके लिए इंजेक्शंस होती है, उसको हम लोग कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, और वो ट्रीटमेंट इंजेक्शंस लेने होते हैं और उसको हर एक फ्यू मंथ्स में आप स्कैन करके या पेशेंट से डिस्कशन करके डिसाइड करते हैं आगे कितनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है। ये स्टेज 4 के लिए है। कमिंग टू स्टेज 3 के लिए, जहां की सर्जरी नहीं हो सकती। स्टेज 4 तो काफी एडवांस जिनकी डिजीज है उनके लिए हो गया। यस, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्टेज 3 हो गया जहां की अगर आप इनके स्टेज 3 में 2 ग्रुप है, एक में रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते तो सेम जैसे स्टेज 4 के ट्रीटमेंट करते हैं। स्टेज 3 में अगर आप रेडियोथेरेपी दे सकते हैं तो आप रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी देते हैं और साथ में इम्यूनोथेरेपी के लिए भी प्लान करते हैं। अगर वो सर्जरी से निकालना पॉसिबल है स्टेज 3 में, तो आप उसको कीमोथेरेपी के साथ में इम्यूनोथेरेपी देते हैं, फिर बाद में सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। और स्टेज 1 और 2 में आप सर्जरी करते हैं, उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर टैबलेट, इनकी वेरियस कॉम्बिनेशंस होती हैं जो कि इनके लिए प्लान की जाती हैं। और कैंसर का एक परसेप्शन जो है वो कि बहुत महंगी बीमारी है, जो कि सच भी है। तो इन ये जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या खर्चा आता है? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं नॉट ओनली जो आप बोल रहे हैं कि कैंसर एक महंगी बीमारी है, मेरा मानना है पिछले अपने 25 साल के जो भी मेरी एक्सपीरियंस है उससे है कि कैंसर नॉट ओनली महंगी बीमारी है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और इंसान को ही नहीं इम्पैक्ट करती, उसकी पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करती है, और मैंने ये फैमिली को काफ़ी कई तरह से इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए बीमारी है तो अच्छी नहीं है और इसकी इम्पैक्ट भी काफ़ी बुरी होती है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर स्टेज 4 की बीमारी भी देख लें
तो आज के टाइम में काफ़ी सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं जिससे पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी हो सकती है। बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है वो महंगी है, बट कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी ट्रीटमेंट फ्री हो सकती है या काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है। जैसे टेस्टिंग के लिए जो मैंने स्पेशल टेस्ट बताई, जो आज के टाइम में कई जगहों पे आप कम कॉस्ट में करवा सकते हो, या फिर अभी थोड़े दिन पहले एक लंग अलायंस की इनिशिएटिव चली है। आप वेबसाइट पे जा करके आपकी ये फ्री टेस्ट हो सकती है, कोई भी देश में ये करवा सकता है। आपको सिर्फ आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, लंग अलायंस डालेंगे, आपको वेबसाइट पर चले जाएंगे, लंग अलायंस इंडिया डालेंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे, फ्री टेस्ट हो सकती है। आगे जो इंजेक्शन से टैबलेट्स हैं, इसमें बहुत सारे जो कि फ्यू थाउजेंड्स में आते हैं या फिर गवर्नमेंट के स्कीम में आपको फ्री मिल सकते हैं। सेम ट्रू है आगे सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी के लिए भी, कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि रेडियोथेरेपी आपको फ्री में दी जाती है। तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रीटमेंट ही महंगा है, बट मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट काफ़ी महंगे हैं, एंड उसकी वजह से वो एक अलग चैलेंज लेके आती है कि हम अच्छी ट्रीटमेंट पेशेंट को कैसे दे पाएं। बट सोसाइटी में मेरी तरफ से मैसेज ये रहेगी कि आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्लीज़ अपने सारे ऑप्शंस को अपने डॉक्टर से बात कीजिए, जिससे कि वो आपके सारे ऑप्शंस आपको बताएं और आप में आपके अपनी हिसाब से, अपने फाइनेंशियल हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से आप वो ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज कर पाएं। जी। और इम्यूनोथेरेपी और जो टारगेटेड थेरेपी है, ये कुछ जैसे न्यू एज ट्रीटमेंट्स हैं, इनका क्या रोल है लंग कैंसर में, और क्या कॉस्ट एंगल से भी क्या है? तो इन दोनों का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इन्होंने ट्रीटमेंट को काफ़ी चेंज किया है, लंग कैंसर के उनके आउटकम को, तो रोल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इनकी कॉस्ट भी वेरी करती है। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी को अगर हम क्लब कर लें टुगेदर, तो उनकी कॉस्ट वेरी करती है फ्यू थाउजेंड रुपीज़ से फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज़। तो चैलेंज तो है, जो इसे ने बताया कि अगर फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज़ है तो वो आसान तो नहीं होता, लेकिन ये बात भी सही है कि कई सारे टारगेटेड थेरेपी आज के टाइम में फ्यू थाउजेंड रुपीज़ में भी आते हैं जो कि ली जा सकती है। तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि कोई भी ले सकता है, बट कई सारे ऑप्शंस काफ़ी महंगे हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं। एंड हमें एज अ सोसाइटी सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें जो इस तरह की ट्रीटमेंट जो कि इफ़ेक्टिव है हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ले पाएँ, और उसमें हर एक का रोल इम्पॉर्टेंट रहेगा, पेशेंट का, केयर गिवर का, सोसाइटी का, सरकार का, और फिजिशियंस का, रिसर्चर का, कि कैसे हम मिल करके काम करें जिससे कि ये जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हैं और वो हमारे पेशेंट्स के पास कॉस्ट की वजह से नहीं जा पा रहे। जी। आज के एक सेशन में डॉक्टर बनवाली बता रहे थे मेट्रोनॉमिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि ड्रग्स को रीपर्पस करते हैं, तो वो लंग कैंसर में वैसा भी होता है क्या, और यह पॉसिबिलिटी है? डॉक्टर बनावली साहब मेरे सीनियर हैं और बहुत ही रेस्पेक्टेबल सीनियर है मेरे, और हमने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है उनसे कि कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डेवलप करें, और उनके इंस्पिरेशन से ही हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट हेड एंड नेक कैंसर में डेवलप की है और आजकल रूटीन यूज़ में आती है। लंग कैंसर में अभी ये ट्रीटमेंट हम अभी काफ़ी इनिशियल फेज में है, हम लोग इफेक्टिव अभी रूटीन यूज़ के लिए डेवलप नहीं कर पाए हैं, और वो हमारा अभी वो काम चल रहा है उन्हीं के गाइडेंस में, एंड होपफुली हम लोग डेवलप कर पाएंगे। एंड बिल्कुल आपने सही एग्जांपल दिया है, हमें इस तरह के बहुत सारे एंडेवर की ज़रूरत है हमारे देश में, जहाँ की हम कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए डेवलप कर पाएँ। और ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग में साइड इफ़ेक्ट्स, स्पेशली कीमोथेरेपी को लेके एक है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और जो ट्रीटमेंट है वो टॉक्सिक होता है, इसके बारे में आपका क्या? जो ऐसा मैंने बताया कि अगर हम ट्रीटमेंट को हम डिवाइड करें लंग कैंसर में, तो सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, एंड देन इंजेक्शंस टैबलेट में हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। अगर इनके हम साइड इफ़ेक्ट को देखें तो पहली बात तो ये है, जो कि मैं हर एक के लिए बोलता हूँ, जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।
पैरासीटामोल से भी साइड इफेक्ट होता है, जो कि हम ओवर द काउंटर हम लेते हैं। तो और ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कि पेशेंट को छोटा से भी जान को खतरा ना हो, बिल्कुल वैसा रहता है, ऐसी कोई दवा नहीं है। अगर हमने ये बोली है, इसका मतलब है कि जो हमारी सर्जरी हो, रेडियोथेरेपी हो और टैबलेट्स एंड इंजेक्शन है, उनसे भी साइड इफेक्ट के तो चांसेस डेफिनेटली हैं। और उनके अलग अलग तरह का साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि लंग, अगर हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के टाइम पे साइड इफेक्ट होते हैं, और उसके बाद लंग की कैपेसिटी कैसी रह जाती है, उससे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं। रेडियोथेरेपी के लिए है, क्योंकि आप उसको रेडियोथेरेपी देते हो तो उसके इमीडिएट साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि न्यूमोनाइटिस करती है, मतलब लंग के इन्फ्लेमेशन करती है, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकती है, जो कि उसको फाइब्रोसिस करती है। कमिंग टू टैबलेट्स एंड इंजेक्शंस में, जैसे टारगेटेड थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी के अलग अलग तरह के अलग हैं, बट अगर हम समराइज करना चाहें तो स्किन का रैश हो, लूज मोशन हो, पैर की स्वेलिंग हो, इस तरह के कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जनरली टॉलरेबल होते हैं, बट होते तो हैं। इससे थोड़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होती है इम्यूनोथेरेपी की, जिसमें कि वो किसी भी बॉडी पार्ट को इन्फ्लेमेशन कर सकती है, एंड ऑलमोस्ट 10% पेशेंट में सीवियर होती है, बाकी अराउंड 15-20% पेशेंट में सीवियर तो नहीं होती है, बट सिग्निफिकेंट होती है। कीमोथेरेपी से इन सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होती है, और 20% पेशेंट में सीवियर होती है, एंड ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है। तो ये बात तो सही है कि ये जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उनसे साइड इफेक्ट होती है। अलग अलग ट्रीटमेंट से अलग तरह की साइड इफेक्ट होती है, और अलग अलग ट्रीटमेंट से अलग अलग प्रोपोर्शन में साइड इफेक्ट होती है। तो ये तो चैलेंज है, जिसमें कि अगेन उसमें हम हमारे क्लिनिशियन एंड पेशेंट्स की कोलैबोरेशन की ज़रूरत है विथ रिसर्चर, जिससे कि हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस ला पाएँ जिससे कि साइड इफेक्ट कम हो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है आज के टाइम में ट्रीटमेंट डिलीवर कर पाने के लिए। आप इतने सीनियर टीचर भी हैं कैंसर कम्युनिटी, कैंसर डॉक्टर्स के, तो और बाकी डॉक्टर्स के भी, तो जो यंग डॉक्टर्स यहाँ बिहार में हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अब देखिए, जो यंग जनरेशन है वो हमारे जनरेशन से ज़्यादा सुलझा हुआ है, ज़्यादा डायनामिक है, ज़्यादा अवेयर है, जो कि सोसाइटी में होता है कि हर एक जनरेशन जो अपने पिछले जनरेशन से ज़्यादा अवेयर होता है, ज़्यादा जागरूक होता है। तो वही हर जगह है, वही यहाँ पे भी है। एंड मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारे नए नए जगहों पे जाके वो लोग पेशेंट्स को केयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही हार्टनिंग चीज़ है, क्योंकि आज से कुछ दशक पहले कैंसर केयर काफ़ी लिमिटेड थी बिहार में, जो कि काफ़ी ग्रो कर गई है, जो कि बहुत ही हार्टनिंग है। एंड मेरी तरफ से यही है कि वो लोग ऐसे ही काम करते रहें जैसा वो कर रहे हैं, और जहाँ वो रहते हैं उस समाज के लिए वो सॉल्यूशन बनाते रहें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। हम जहाँ भी रहें उस समाज के लिए, और हर एक की जिम्मेदारी है, इसलिए डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि उस समाज को वो छोटी छोटी या बड़े सॉल्यूशन जैसा जिनका हो सकता है वो उसको सॉल्यूशन दें। एंड रिवर्स भी सही है मेरे लिए कि मैं जो यंगर जनरेशन से है उससे सीखता भी हूँ, जो उनके नए तरीके हैं काम करने के लिए, नए उनकी जो जज्बा है लोगों का काम करने का, तो उनसे मैं सीखता भी हूँ। तो उनके लिए बायलैटरल है, मैंने कुछ बताया और मैं उनसे सीखता भी हूँ। और मेरा आखिरी सवाल, लंग कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या सजेशंस, मैसेज? लंग कैंसर के लिए सजेशन ये रहेगा कि लंग कैंसर आज से अगर कुछ दशकों पहले अगर हम बात कर रहे होते तो उस वक्त ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे ट्रीटमेंट के। आज के टाइम में स्टेज 4 लंग कैंसर के लिए भी, चूँकि मैं स्टेज 4 के लिए बात करता हूँ तो अगेन इट मीन्स कि और लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। आज पेशेंट्स को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप प्लीज़ डॉक्टर से बात कीजिए, जिससे कि आपका सही टेस्ट हो सके, सही डॉक्टर के पास जा सकें और सही इलाज हो सके। मैं समझता हूं कि रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट हैं, बट मैं अगेन एम्फसाइज करना चाहूँगा, जो कि मैंने पहले भी बोला था,
कि आज के टाइम में सोसाइटी ने और सरकार ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं लोगों के लिए, जो कि सोसाइटी में वीकर सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि वो ले सकते हैं। उनको ये जानकारी की ज़रूरत है, जहाँ कि हम सबका रोल आता है, आपका भी रोल आता है कि ये जानकारी उनको मिले, और उनके लिए है कि ये वो जानकारी प्राप्त करें, जहाँ भी डॉक्टर के पास जाते हैं उनसे ये पूछें और ये पता करें कहाँ इसका अच्छा और सही इलाज हो सकता है। और आज के टाइम में स्टेज 4 लंग कैंसर भी सही इलाज से सालों साल ठीक रह सकते हैं, अगर उनका इलाज सही हो तो। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर प्रभाष, आपने टाइम दिया उसके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं, और वी होप टू कीप इन टच। यस, बिल्कुल आपके टच पे रहना चाहूँगा। थैंक यू जी।